देखो यहाँ पर एटमॉस्फेयर ही नहीं है, तो क्या हुआ, एटमॉस्फेयर में जो भी गैसेस प्रेजेंट होती है वो सन की हीट को ट्रैप करती है, एब्जॉर्ब करती है और उस प्लैनेट पर टेम्परेचर मेंटेन करके रखती है। पर क्योंकि यहाँ पर एटमॉस्फेयर नहीं है तो यहाँ पे दिन में टेम्परेचर तो 430 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन रात में टेम्परेचर तुरंत नीचे आके -180 डिग्री सेल्सियस चले जाता है। यानी कि जितना जल्दी गर्म होता है उतना ही जल्दी ठंडा भी हो जाता है। इसके बाद में सेकंड प्लैनेट है वीनस, यानी कि शुक्र ग्रह। तो देखिए वीनस जो हमारी सोलर सिस्टम का सबसे गर्म प्लैनेट है, यहाँ का एवरेज टेम्परेचर 400 to 500 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो वीनस क्यों इतना ज्यादा गर्म होगा? क्योंकि देखो अब यहाँ पर एटमॉस्फेयर है और इसके एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा परसेंटेज में कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो सन की हीट को बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेती है, इसलिए ये प्लैनेट जो है सबसे गर्म प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में। और गर्म होने के साथ साथ ये सबसे चमकीला प्लैनेट भी है, बिल्कुल शाइनिंग है, ये एकदम स्टार की तरह शाइन करता हुआ चमकता हुआ हमें आसमान में नजर आता है। वो क्यों? क्योंकि इसके सरफेस पर ये व्हाइट पैचेस आप देख रहे हैं, ये व्हाइट पैचेस मतलब कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, जिसे आम भाषा में तेजाब कहा जाता है, वो तेजाब के बादल हैं। और ये एसिडिक क्लाउड्स होने के कारण एक रिफ्लेक्टर मिरर की तरह काम करते हैं, आईने की तरह काम करते हैं और सनलाइट को रिफ्लेक्ट यानी कि परावर्तित करते हैं, इसलिए काफी चमकीला हमें नजर आता है। जनरली मॉर्निंग टाइम या इवनिंग टाइम में वेस्ट साइड की तरफ देखा जाता है, इसलिए इसे अभी मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार भी कहते हैं। और इसके बाद में है द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लैनेट, हमारी पृथ्वी, हमारा होम प्लैनेट। तो आप देख रहे हैं ना कितनी सुंदर है हमारी अर्थ, बहुत ज्यादा ब्लूइश कलर में आपको दिख रही है ना? ये ब्लू कलर किस वजह से? वाटर, वेरी गुड। हमारे अर्थ के सरफेस पर कितना परसेंट वाटर है? 71% वाटर है और 29% ही यहाँ पर लैंड है, इसलिए स्पेस में से बहुत ज्यादा ब्लूइश दिखती है अर्थ। और आप देख रहे हैं थोड़ी सी टिल्टेड भी आपको नजर आ रही है ना? तो हमारी अर्थ भी इसी तरीके से उसकी एक्सिस पर 23.5 डिग्री से टिल्टेड है, झुकी हुई है, और इसे टिल्टिंग के कारण हम यहाँ पर सीजनल वेरिएशंस एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और जैसा कि आप सब जानते हो हमारी अर्थ एक लौता ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर लाइफ का एग्जिस्टेंस है, जहाँ पर जीवन पाया जाता है। तो सिर्फ अर्थ पर ही क्यों लाइफ है, बाकी प्लैनेट्स पर क्यों नहीं? देखो वैसे तो इसके बहुत सारे रीजन है, लेकिन इसके 3 सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है, जिसमें से सबसे पहला रीजन ये कि हमारी अर्थ जो है वो गोल्डीलॉक्स जोन में आती है। गोल्डीलॉक्स जोन का मतलब ये ना तो सन के बहुत ज्यादा पास में है ना बहुत ज्यादा दूर है, इस वजह से यहाँ का तापमान, यहाँ का टेम्परेचर हमारे लिए एकदम सूटेबल है। दूसरा रीजन ये कि यहाँ पर वाटर यानी पानी जो है वो लिक्विड फॉर्म में है, जिसे हम आसानी से यूज कर सकते हैं, जो दूसरे किसी भी प्लैनेट पर अवेलेबल नहीं है। और तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट रीजन यहाँ पर एटमॉस्फेयर यानी कि वातावरण है। और इसके एटमॉस्फेरिक लेयर्स में एक ओजोन लेयर है जो सन से आने वाली हार्मफुल रेडिएशन से, घातक किरणों से हमें बचाती है, हमें प्रोटेक्ट कर रही है, और इसी वजह से इस प्लैनेट पर हम आराम से रह सकते हैं। बाकी दूसरे किसी भी प्लैनेट पर इंसानों का या दूसरे किसी भी एनिमल्स या प्लांट्स का रहना मुमकिन नहीं है। और इसके पास अपना एक नेचुरल सैटेलाइट भी है, मून, हमारे प्यारे चंदा मामा, है ना? ओके, सो देखिए वैसे तो बाकी प्लैनेट्स के पास भी मून्स हैं, सिर्फ मर्क्यूरी और वीनस को छोड़कर उनके पास एक भी मून्स नहीं है। ओके, और इन सभी मून्स को आइडेंटिफाई करने के लिए साइंटिस्ट ने इनके कुछ खास नाम भी रखे हैं। तो हमारे अर्थ के मून का नाम क्या है आपको पता है? हमारी अर्थ का जो मून है इसका नाम है लूना। क्या नाम है इसका? लूना। और ये एक्चुअल में हमारी अर्थ का ही एक पार्ट है। जब हमारी अर्थ बन रही थी तो वो भी एक बड़ा सा आग का गोला थी, और उसी समय पे एक दूसरी सेलेस्टियल बॉडी उससे आके टकराई और उसके कुछ छोटे छोटे पीसेस बाहर निकल गए, जो बाद में एक साथ आकर उन्होंने ऐसा छोटा सा बॉल फॉर्म कर लिया, और बाद में वही बॉल, वही गोला हमारे अर्थ के अराउंड घूमने लगा, उसका चांद बनकर। तो हमारी अर्थ अभी भी पूरी तरीके से ठंडी नहीं हुई है, लेकिन ये मून पूरी तरीके से ठंडा हो चुका है, अंदर से भी और बाहर से भी। और क्योंकि हमारी अर्थ का ही एक पार्ट है, इसलिए बहुत सारा रिसर्च यहाँ पर चल रहा है। सभी कंट्रीज जो अपना स्पेसशिप्स यहाँ पर भेजने की कोशिश कर रहे हैं, स्पेसक्राफ्ट्स। ओके, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? बिकॉज साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि अगर ये हमारी अर्थ का ही एक पार्ट है, तो जैसे हमारी अर्थ पर लाइफ है वैसे यहाँ पर भी लाइफ होना चाहिए, है ना? पर मून पर लाइफ है क्या?
नहीं। हम मून पर रह सकते हैं? नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि हमें रहने के लिए या किसी भी जीवों को वहां पर रहने के लिए दो चीजें बहुत जरूरी है। कौन सी? वाटर एंड ऑक्सीजन, एटमॉस्फेयर चाहिए, है ना। पर देखो इस मून के पास एटमॉस्फेयर ही नहीं है, ओके। और दूसरी चीज वाटर, तो मून के सरफेस पर वाटर तो मिला है ना, पर वो वाटर भी कैसा है? आइसी फॉर्म में है, बर्फीले फॉर्म में है, इसलिए हम उसे यूज भी नहीं कर सकते। इसलिए ना तो अभी और ना ही कभी फ्यूचर में यहाँ पर लाइफ होने की पॉसिबिलिटीज है। बट साइंटिस्ट कोशिश कर रहे हैं कि आर्टिफिशियल तरीके से हम यहाँ पर लाइफ ला सके, यहाँ पर हम इंसानों को ले जा सके और वहाँ पे उनको ह्यूमन हैबिटेशन उनका वहाँ पर ला सके। सो देखते हैं उनका ये प्रयास कब सफल होता है। और अर्थ के बाद में कौन सा प्लैनेट है? मार्स, यानी कि मंगल ग्रह, जिसे रेड प्लैनेट, लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं बहुत ज्यादा रेडिश आपको दिखाई दे रहा है। ये इतना रेड इस वजह से है क्योंकि यहाँ के सॉइल में बहुत ज्यादा परसेंटेज में आयरन है, और वो आयरन भी कैसा है? रस्टेड आयरन है, जंगीला लोहा है इसकी मिट्टी में, इसलिए ये बहुत ज्यादा रेडिश हमको दिखाई देता है। और फिलहाल बहुत सारा रिसर्च इस प्लैनेट पर चल रहा है, क्योंकि साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि शायद फ्यूचर में यहाँ पर भी लाइफ की पॉसिबिलिटीज हैं। तो मैं ऐसा क्यों कहते हैं? इसके दो रीजन हैं। सबसे पहला रीजन ये कि मार्स भी गोल्डीलॉक्स जोन में आता है और काफी सिमिलैरिटीज दिखाता है हमारी अर्थ से। और दूसरा रीजन ये कि यहाँ के जो दो पोल्स है, दो ध्रुव है, उन पोल्स पर पोलर आइस यानी कि बर्फ पाई गई है। ये जो व्हाइट एरिया आपके सामने आपको दिख रहा है, ये सभी बर्फ यानी कि आइस है। और साइंटिस्ट ये भी कहते हैं कि इस फ्यूचर में जब ये आइस मेल्ट होगी तब इस मार्स का 37% से भी ज्यादा पार्ट पानी से कवर हो सकता है। तो जैसे यहाँ पर वाटर यानी पानी आ जाएगा, धीरे धीरे यहाँ पर लाइफ भी ग्रोना स्टार्ट हो जाएगी, जैसे हमारी अर्थ पर हुआ था। पर देखो इसको होने के लिए शायद कुछ और 1000 या लाख ईयर्स भी लग सकते हैं। फिलहाल तो ये पॉसिबल नहीं है। और इस मार्स के पास दो मून्स हैं, जिनमें से सबसे पहला फोबोस, और मार्स का दूसरा मून, दूसरा चांद है डीमोस। सो ये जो सारे प्लैनेट्स हमने अब तक देखे, सभी आते हैं एस्ट्रॉइड बेल्ट के अंदर, यानी कि क्षुद्र ग्रह पट्टा जिसे कहा जाता है, इसलिए इन्हें इनर प्लैनेट्स कहते हैं। अब हम जाएंगे इस एस्ट्रॉइड बेल्ट के बाहर और मिलेंगे सबसे बड़े प्लैनेट से, जुपिटर यानी कि गुरु ग्रह, जो हमारी सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है। इतना बड़ा कि इसके अंदर हमारे अर्थ लाइक हमारी पृथ्वी जैसे 1300 प्लैनेट समा सकते हैं। और इसी के बड़े साइज की वजह से इसका ग्रेविटेशनल फोर्स भी बहुत ज्यादा है, और उसी फोर्स से ये सभी चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है जो भी स्पेस में से आती है, और हमारी अर्थ तक नहीं पहुंच पाती। इसी वजह से आज हम और हमारी अर्थ सभी प्रोटेक्टेड है, सुरक्षित है, और इसलिए इसे हमारी अर्थ का गार्ड यानी कि रक्षक भी कहा जाता है। और जितना बड़ा ये साइज में है उतना ही फास्टेस्ट रोटेटिंग भी है। बहुत तेजी से ये अपने एक्सिस पर घूम रहा है, इतना तेजी से कि आपका एक दिन से हमारे अर्थ के 10 आवर्स के बराबर है। और इसी फास्टेस्ट रोटेशन के कारण यहाँ पर बहुत सारे साइक्लोन्स भी चलते रहते हैं। जो लेयर्स आपको घूमती हुई नजर आ रही है वो सभी यहाँ के साइक्लोन्स यानी कि तूफान है, जो न जाने कितने सालों से यहाँ पर चल रहे हैं और आगे भी चलते रहेंगे, कभी रुकेंगे नहीं। ये तूफान इसलिए भी रुकेंगे क्योंकि जुपिटर जो है ये एक गैस जायंट है, पूरा गैसेस यानी कि वायु से भरा हुआ है। और इस जुपिटर के पास टोटल 95 मून्स है, लेकिन इसका सबसे बड़ा मून है गायनामेड, जो इवन हमारे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा मून है, हमारी अर्थ से भी बड़ा साइज है इसका। और अभी जुपिटर के बाद में कौन सा प्लैनेट है? सैटर्न यानी कि शनि ग्रह। तो क्या लगता है आपको ये सैटर्न है? हाँ ये सैटर्न ही है, पर कुछ मिसिंग है ना? रिंग्स, यस। सैटर्न की पहचान है उसके रिंग्स से होती है, उसके वलयों से होती है, पर देखिए उन रिंग्स को यहाँ पर हम नहीं दिखा सकते। और इसके जो रिंग्स है वो इसके अपने मून से बने हैं। इसका एक बड़ा सा मून जब इसके एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आया तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण, हवा के दबाव के कारण वो बर्स्ट हो गया, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। और जब टुकड़े हुए तो बहुत सारा कचरा यानी कि डेब्रीज भी बाहर निकला, और बाद में वो सारे टुकड़े और वो सारा कचरा इसी के अराउंड घूमने लगा इसके ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, और ऐसे इसके अराउंड 30+ रिंग्स फॉर्म हो गए जो कि 7 ग्रुप्स में डिवाइडेड है। और देखो वैसे तो सैटर्न दूसरा सबसे बड़ा प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में, इतना बड़ा कि इसके अंदर हमारे अर्थ लाइक 1100 प्लैनेट समा सकते हैं। पर मान लो अगर किसी ने सैटर्न को उठाकर पानी पे रख दिया तो
तो क्या होगा? क्या ये डूबेगा पानी में? नहीं, ये पानी पे फ्लोट कर जाएगा। ऐसा क्यों? कौन सी चीजें पानी पर फ्लोट करती है? जो हल्की होती है, लाइट वेट होती है ना? तो सैटर्न जो है भले ही साइज में बहुत बड़ा है, लेकिन ये सबसे लाइटेस्ट प्लैनेट, सबसे हल्का प्लैनेट है। इतना हल्का कि इसकी डेंसिटी, इसकी घनता पानी से भी कम है। और ये हल्का इस वजह से है क्योंकि ये भी एक गैस जायंट है, पूरा गैसेस से भरा हुआ है, बिल्कुल एक बलून के जैसा ही है। ओके, और इस सैटर्न को भी किंग ऑफ मून्स भी कहते हैं, बिकॉज आज के डेट में सबसे ज्यादा मून सैटर्न के पास में है, जिसका नंबर है अराउंड 146। और इन 146 में से सबसे बड़ा है टाइटन, सैटर्न का सबसे बड़ा मून। और सैटर्न के बाद में भी आता है यूरेनस, अरुण ग्रह। ठंडी लग रही है आप सभी को? थोड़ी थोड़ी? हाँ, एसी की वजह से नहीं, ये यूरेनस की वजह से। पता है क्यों? क्योंकि यूरेनस हमारे सोलर सिस्टम का सबसे ठंडा प्लैनेट है ना? और इतने ठंडे प्लैनेट के पास आने के बाद तो ठंडी लगना चाहिए, है ना? ओके, सो देखो यूरेनस जो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे कोल्डेस्ट प्लैनेट है, पर देखो ये पहले इतना ठंडा नहीं था, बाद में हुआ। कब? जब इसके साथ एक बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया। हुआ यूं कि एक अर्थ साइज का बड़ा सा कॉमेट इससे आके 2 बार टकरा गया, और वो एक्सीडेंट इतना डेंजरस था कि बेचारा अपनी एक्सिस पर कुछ इस तरीके से 90 डिग्री से टिल्ट हो गया, झुक गया। और इसी एक्सीडेंट में इसने अपनी बहुत सारी नेचुरल हीट, नेचुरल एनर्जी भी खो दी, और 90 डिग्री टिल्टिंग के कारण सनरेज भी इसके सरफेस तक प्रॉपर्ली पहुंच नहीं पा रही है। इसलिए अभी पूरी तरीके से ठंडा होकर एक आइस जायंट बन गया, बर्फ बन गया। और जब ये अपने एक्सेस पर घूमता है तब बिल्कुल एक घूमते हुए पहिए की तरह में नजर आता है, इसलिए इसे अभी रोलिंग प्लैनेट या क्राउलिंग प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं। एंड नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नेपच्यून, वरुण ग्रह, द रिचेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। सबसे अमीर प्लैनेट बोलते हैं नेपच्यून को। तो ऐसा क्या होगा नेपच्यून के पास जो इसे अमीर बनाता है? डायमंड्स, करेक्ट। यहाँ पर इतने सारे डायमंड्स हैं, इतने सारे हीरे हैं कि यहाँ पर डायमंड्स की बारिश होती है। ओके, पर देखो दुख की बात यह है कि वो डायमंड्स कलेक्ट करने के लिए वहाँ कोई है नहीं, है ना? ऐसे ही वेस्ट जा रहे हैं। तो हम चले क्या वो डायमंड्स लाने? हाँ, कौन कौन चलना चाहता है? अच्छा, सभी चलना चाहते हैं। ओके, पर देखो जाने से पहले एक छोटी सी कंडीशन है ना? जाने से पहले सबको अपना इंश्योरेंस निकाल के जाना पड़ेगा, क्योंकि जाने की तो पूरी गारंटी है, लेकिन वापस आने की कोई भी गारंटी नहीं है। क्योंकि देखो जितना शांत ये दिख रहा है उतना शांत ये है नहीं। यहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना ज्यादा है कि हम 2 सेकंड के लिए भी वहां नहीं रुक सकते। और मान लो अगर जैसे हम वहां चले भी गए तो वो सारे डायमंड्स मिलके आपकी चटनी बना देंगे। क्योंकि शायद आपको पता होगा कि डायमंड जो है सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है, इतना हार्ड कि डायमंड ग्रेडियंट्स बड़े बड़े पत्थरों को कट करने के लिए यूज होता है। तो सोचिए अगर वो एक बड़े से पत्थर को कट कर सकते हैं तो आपकी क्या हालत करेंगे, है ना? अभी जाना है? ओके, देखो जाना पॉसिबल भी नहीं है क्योंकि बहुत दूर है ये हमसे, उतना फ्यूल ही नहीं है हमारे पास कि हम यहाँ तक पहुंच सके। ओके फाइन। सो ये डायमंड्स आते कहाँ से? तो इसके एटमॉस्फेयर में जो मीथेन गैस प्रेजेंट है, जिसकी वजह से इसका ब्लूइश कलर आपको नजर आ रहा है, वो मीथेन गैस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण कंडेंस हो जाती है, सिकुड़ जाती है, और कंडेंस होकर छोटे छोटे क्रिस्टल जैसा साइज ले लेती है, जिसे ही हम डायमंड्स कहते हैं। तो ये ऐसे 8 प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम में, लेकिन इनके साथ एक और भी था, प्लूटो, जिसे अभी प्लैनेट की कैटेगरी से निकाल कर ड्वार्फ प्लैनेट यानी कि बटु ग्रह या जिसे लघु ग्रह भी कहा जाता है उसके कैटेगरी में डाल दिया गया। तो ऐसा क्यों क्या इस बेचारे के साथ? क्या गलती थी इसकी, इसको प्लैनेट से हटा दिया गया? देखो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के अनुसार प्लैनेट्स के भी कुछ रूल्स हैं। किसी को भी हम प्लैनेट नहीं कह सकते। जो ऑब्जेक्ट 3 रूल्स को फॉलो करता है उसी को प्लैनेट कह सकते हैं। तो रूल्स क्या है? रूल नंबर 1 ये है कि प्लैनेट वो है जो किसी स्टार के अराउंड रिवॉल्व करे। तो ये सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है ना, सन इज अ स्टार, पहला रूल तो मान रहा है। ओके, दूसरा रूल ये कहता है कि प्लैनेट वो है जिसके पास इतना ग्रेविटेशनल फोर्स हो कि वो अपना शेप मेंटेन करके रख सके। तो ये साइज में भी गोल है। दूसरा रूल भी तो मान रहा है, फिर गड़बड़ हुई कहाँ? गड़बड़ हुई थर्ड रूल में। थर्ड रूल ये कहता है कि प्लैनेट
प्लैनेट वो है जिसका अपना एक डिफाइंड ऑर्बिट होगा, एक स्वतंत्र कक्ष होगा और वो अपने ही ऑर्बिट में घूमेगा, दूसरे प्लैनेट की ऑर्बिट में इंटरफेयर नहीं करेगा। वहां इसने गड़बड़ कर दी। ये नेपच्यून के ऑर्बिट को कभी कभी क्रॉस कर जाता है, उसके ऑर्बिट में एंटर कर लेता है, इसलिए इसे हमें प्लैनेट की कैटेगरी से निकाल दिया गया 2006 में और अभी इसे ड्वार्फ प्लैनेट डिक्लेयर किया गया है। ड्वार्फ प्लैनेट्स वो है जो किसी भी रूल को नहीं मानते और ऐसे 5 ड्वार्फ प्लैनेट्स भी हमारे सोलर सिस्टम में है। एक जो है वो एस्टेरॉयड बेल्ट के अंदर आता है जिसका नाम है सिरिस और बाकी सारे नेपच्यून के बाद में आते हैं जिसमें सबसे पहला है प्लूटो, प्लूटो के बाद में इरिस, इरिस के बाद में मेकमेक और मेकमेक के बाद में हार्मिया। सो विद दिस हमारा ये शो साइंस वॉज का ये एंड होता है। आशा है आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद। बस नहीं तो